हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हमने जंतु एवं पादप वर्गीकरण को काफ़ी डिटेल से कवर किया है, तो आज हम जंतु एवं पादप वर्गीकरण के कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अर्नेस्ट हेकल ने, कैरोलस लीनियस ने, कोपलैंड ने या फिर एच विटेकर ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियस ने। जो कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने दो जगत वर्गीकरण को बताया था। दो जगत वर्गीकरण। अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था। कोपलैंड ने, इन्होंने चार जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था। चार जगत। और एच विटेकर ने, इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादपों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में, फेनोरोगैम्स में, ब्रायोफाइटा में या फिर टेरिडोफाइटा में? आंसर क्या हो जाएगा? फेनोरोग्राम्स में। अभी फेनोरोगैम्स क्या होते हैं? तो इसमें जननांग पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। इसमें जननांग, जो जननांग होते हैं वो पुष्प में व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होते हैं। फेनोरोगैम्स को दो भाग में बांटा गया है। एक है जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? तो इसमें जननांग पुष्प में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जननांग पुष्प में व्यवस्थित नहीं होते हैं, नहीं होते। और क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं पर पुष्प नहीं लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स? तो आंसर होगा अनावृत बीजी। अभी अनावृत बीजी क्या होते हैं? ये पूर्ण सफल स्थलीय पादप माने जाते हैं। पूर्ण सफल स्थलीय पादप माने जाते हैं। अब ये पूर्ण सफल स्थलीय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए यानी प्रजनन के लिए जल पर डिपेंड नहीं होते हैं। जल पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये वुडी प्लांट भी माने जाते हैं, यानी इनसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ये वुडी प्लांट माने जाते हैं। वुडी प्लांट माने जाते हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गिकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविक या फिर फाइकोलॉजी? तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। अब एल्गी को संरचना के आधार पर इसको थैलोफाइटा में यानी थैलस के समान संरचना इसकी मानी जाती है। एल्गी संरचना के आधार पर थैलस की जैसी होती है। इसको थैलस समान संरचना माना जाता है। थैलस के समान होती है।
पर जो इसकी सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज प्लस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो एल्गी होती है यह जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होती, एक थैलस के समान संरचना होती है। थैलस की समान संरचना से ही ये क्लियर होता है कि इनकी ये जो होते हैं एल्गी, ये जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं। पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, नहीं, इसमें देखते हैं जो एल्गी है ये 3 भागों में बटा होता है। पहला क्लोरोफाइटा, दूसरा है फियोफाइटा और तीसरा है रोडोफाइटा। जो क्लोरोफाइटा है ग्रीन एल्गी कही जाती है, फियोफाइटा ब्राउन एल्गी कही जाती है और रोडोफाइटा रेड एल्गी कही जाती है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ओडोगोनियम या फिर यूलोथ्रिक्स? ग्रिक्स नहीं, यूलोथ्रिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैमिनेरिया शैवाल ऐसा है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला या फिर ओडोगोनियम? तो आंसर क्या होगा? क्लोरेला। क्या होगा? क्लोरेला। यह अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसका उपयोग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यानी अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी में इसकी आपूर्ति के लिए क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। ये भोजन के रूप में क्लोरेला अल्वा का उपयोग किया जाता है। क्लोरेला अल्वा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला या फिर सिकोया? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा भूरा शैवाल कौन सा है? सिफेल्यूरस, हर्वेला, क्लोरेला या फिर मैक्रोसिस्टिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रोसिस्टिस। यह लगभग अप टू 100 मीटर होता है। जो हर्वेला है यह परजीवी शैवाल माना जाता है। हर्वेला परजीवी शैवाल माना जाता है। क्लोरेला को भोजन के रूप में खाया जाता है। अभी हमने देखा कि भोजन के रूप में क्लोरेला अल्वा को खाया जाता है। सिफेल्यूरस यह परजीवी शैवाल है और चाय, कॉफ़ी वगैरह में रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है। यह भी परजीवी शैवाल है। परजीवी शैवाल है। चाय, कॉफ़ी इनमें रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है। रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ब्रायोफाइटा के लिए सही है? ऑप्शन क्या है? ये फर्टिलाइजेशन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, इन पर मूल, तना, पत्ती समान संरचना पाई जाती है, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी प्रजनन के लिए ये जल पे डिपेंड करते हैं। इन पर जड़, तना, पत्ती की समान संरचना, पत्ती संरचना तो नहीं पाई जाती, यानी इनमें जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाई जाती, पर जड़, तना और पत्ती समान संरचना पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स का उपयोग किस में किया जाता है? औषधि के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में, मृदा आबंधन के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी में? तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं, इनका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है और सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, मृदा आबंधन के रूप में भी किया जाता है, यानी मृदा को क्षरण होने से रोकने के लिए, यानी मृदा क्षरण से रोकने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम संवहनी पादप किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म को? तो आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा को। अब टेरिडोफाइटा को प्रथम संवहनी पादप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। अब वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम प्रेजेंट होता है, यानी इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है, इसलिए टेरिडोफाइटा को प्रथम संवहनी पादप कहा गया है। अब ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित होते हैं, यानी इनमें जड़, तना, पत्ती समान संरचना नहीं पाई जाती। ये जड़ में, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं। पत्ती में विभेदित होते हैं। और साथ ही जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ का गमन अंग क्या होता है? कोटपाद, सीलिया, फ्लैजिला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीलिया। ये जो पैरामीशियम है ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो पैरामीशियम का जो गमन अंग है वो सीलिया हो गया, ये पैरामीशियम का हो गया। कूटपाद द्वारा किस में गमन होता है? अमीबा प्रोटोजोआ में। अमीबा प्रोटोजोआ में। और फ्लैजिला द्वारा गमन युगलीना में होता है। किसमें? युगलीना में होता है। जो प्रोटोजोआ होते हैं इनमें जीव द्रव्य स्तर का संगठन होता है। जीव द्रव्य स्तर का संगठन होता है, यानी इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी होते हैं। ऊतक एवं अंग इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? गले में, आंत में, आमाशय में या फिर फेफड़ा में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंत में। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में परजीवी के रूप में रहता है। यह आंत में परजीवी के रूप में रहता है। परजीवी के रूप में रहता है और इसी की वजह से पेचिश जो बीमारी है, पेचिश बीमारी इसी की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा या फिर पोरीफेरा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा।
जो कोरल रीफ है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल रीफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब सीलेंट्रेटा के और क्या लक्षण होते हैं? तो इसमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। अब जो सीलेंट्रेटा हैं इनमें उत्सर्जी और परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते हैं। परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें हमने देखा कि इसमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। अभी हमने प्रोटोजोआ में देखा था कि प्रोटोजोआ में जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता था। ये बहुकोशिकीय होते हैं। सीलेंट्रेटा कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? स्पॉन्ज में, हाइड्रा में, केचुआ में या फिर तिलचट्टा में? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में। ये सीलेंट्रेटा समुदाय का है। यह सीलेंट्रेटा समुदाय का है। स्पॉन्ज पोरीफेरा में आता है। हाइड्रा जो है इसमें ब्लड नहीं होता, फिर भी यह श्वसन करता है। तो अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ये सीलेंट्रेटा में के अंतर्गत आता है। इसमें ब्लड नहीं होता है, फिर भी यह श्वसन का कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।